Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your science teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा वाटर, जल। तो इस चैप्टर में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। Suppose for some reason your family gets only one bucket of water every day for a week. ठीक है, सपोज करो, मान लो कि किसी कारण की वजह से आपकी परिवार, ठीक है, एक सप्ताह तक एक बाल्टी पानी मिलता है। ठीक है, किसी मान लेना, आपने सिर्फ इमेजिन सपोज करना है कि किसी कारण की वजह से आपको सिर्फ एक ही बकेट पानी मिल रहा है एक हफ्ते के लिए आपके पूरे परिवार को। ठीक है, इमेजिन व्हाट कुड हैपन। तो इमेजिन करो, कल्पना करो क्या होगा। व्हाट वुड यू एबल टू कुक, क्लीन यूटेंशियल, वॉश क्लॉथ और बाथ। तो क्या आप उस एक बाल्टी पानी से खाना बनाने के लिए सक्षम है, या फिर बर्तन धोएंगे या कपड़े धोएंगे या फिर नहाएंगे। आप उस एक बाल्टी पानी से क्या करोगे। वट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू। इसके अलावा जो हम और एक्टिविटीज़ करते हैं, साफ सफाई, पानी की आप पीने के लिए, इन चीज़ों के लिए आप क्या करोगे। वट वुड हैपन इफ़ डू नॉट हैव ईजी एक्सेस वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यदि काफ़ी लंबे समय तक आपको पानी नहीं प्राप्त होगा तो आप क्या करेंगे। Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Do you have any idea about the quantity of water we use in a single day? तो पानी को हम सिर्फ पीने के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमारी पानी यूज़ होती है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम एक दिन में पानी की कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में हम पानी यूज़ करते हैं। हाउ मच वाटर डू वी यूज़। नेक्स्ट टॉपिक है, हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको एक टेबल दी है। ठीक है, इस टेबल को आपने फिल करना है। इस एक्टिविटी में आपने देखना है कि आप पीने के लिए कितना पानी यूज़ कर रहे हो, ब्रशिंग के लिए कितना अमाउंट यूज़ कर रहे हो, बाथिंग के लिए कितना अमाउंट, वॉशिंग क्लॉथ, टॉयलेट, क्लीनिंग फ्लोर एंड एनी अदर एक्टिविटीज़। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आप कितने पानी को यूज़ कर रहे हो एक दिन में। ठीक है, यू नो हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर यूर फैमिली यूज़ इन अ डे। तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पानी आपका परिवार एक दिन में यूज़ करता है। तो आप जैसे ऐसे रफ आइडिया लगा सकते हैं। तो पीने के लिए आपके 2 बाल्टी पानी लगते हैं या फिर 1 बाल्टी लगता है। ठीक है, इसी तरह आप कुकिंग के लिए भी आपको 1 बकेट चाहिए, क्लीनिंग साफ़ सफाई के लिए भी आपको 1 बकेट चाहिए। तो अभी तक टोटल कितने हो गए, 3 बकेट। बर्तन धोने के लिए भी आपको 1 बकेट चाहिए, कितना हो गया, 4 बकेट। तो इस तरह आप नॉर्मल मेज़र एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पानी आपका परिवार यूज़ करता है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे। क्या आप अपनी स्वच्छता के लिए एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पानी का अनुमान लगा सकते हैं कि आप अपनी साफ़ सफाई में, अपने नहाने में, अपनी शरीर की साफ सफाई में एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ठीक है, फिर अब इस जल की मात्रा को अपने परिवार के सदस्य की संख्याओं में विभाजित कर दो। फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। अपने गांव में पता करो कि कितने लोगों की संख्या रहती है। ठीक है, you may now get idea of the amount water needed by your village or town in a year। तो आप इस तरह अनुमान लगा सकते हैं कि एक साल में, ठीक है, जो हमारा एक साल में है, आपके गांव में कितने मात्रा में आपको पानी की आवश्यकता होती है। मतलब एक साल में आपके गांव में कितना पानी लगता है। You have listed a number of activities for which you use water। आपने एक लंबी एक्टिविटीज़ की आपकी सूची है जिसमें आपने बताया कि आप किस तरह पानी का यूज़ करते हैं। Do you think our water requirement is limited to activity like these? We use wheat, rice, pulses, vegetable and many other foods item every day।
We know that some of the fibers that we use for making fabric come from plants. Is water not needed to grow these? तो देखो, आपने जितनी भी सारी अपनी एक्टिविटीज़ है आपने तो बता दिया आपको इतना पानी लगता है, ठीक है। जो हमें भोजन, ठीक है, प्लांट्स, वेजिटेबल, व्हीट, ग्रेन, फूड, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हमारे लिए आती हैं, ठीक है। घर में जो ये चीज़ें आती हैं, ये फाइबर्स, ये फैब्रिक, क्या इन चीज़ों को पानी की आवश्यकता नहीं होती है? क्या प्लांट्स को पानी की आवश्यकता नहीं होती है? होती है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर को, सॉइल को, हमारे प्लांट को क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है। तो पानी मतलब सभी को चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को पानी की आवश्यकता होती है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें जल कहाँ से प्राप्त करेंगे या हमें पानी कहाँ से मिलेगा? Where do you get the water that you use? जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं ये पानी आता कहाँ से? Some of you may saw water from river, spring, pond, well और हैंड पंप। तो आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि पानी कहाँ से आता है? नदियों से, स्प्रिंग से, पॉन्ड से, कुएं से, हैंड पंप से। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, और कुछ लोग कहेंगे कि उनको पानी कहाँ से मिलता है? नलों से, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि नलों में पानी कहाँ से आ रहा है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। तो जो पानी नल में आ रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है? या तालाबों से आ रहा है, या नदी से आ रहा है, या कहीं से आ रहा है, ठीक है। इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप। जो पानी का जाल है वो एक सप्लायर का काम कर रहे हैं, ठीक है। पानी का जाल वो नदी का पानी घर तक सप्लाई करने का, नल तक सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो पानी सबका आ कहाँ से रहा है? नदियों से, तालाब से, कुएं से, रिवर से। तो ये पानी का सोर्स है। तो अब क्वेश्चन आता है कि नदियों में, तालाब में, इनमें पानी कहाँ से आता है? डू यू नो अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड वाटर? तो आप देख सकते हैं ये हमारे अर्थ का डायग्राम है। तो इस अर्थ में, इस पृथ्वी में, हमारा पृथ्वी का 2/3 पार्ट हमारा पानी से कवर है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सी, और सबसे ज़्यादा पानी समुद्रों में और सागरों में, ओशियंस और सी में पाया जाता है। द वाटर इन द ओशियंस एंड सी हैज़ मैनी साल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट। जो हमारा ओशियन और सी का पानी होता है, समुद्र और सागरों का पानी होता है, उसमें हमारा नमक घुला होता है, साल्ट डिजॉल्व्ड होता है। द वाटर इज सैलिन, तो वो वाटर क्या होता है? नमकीन होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो वो पानी जो होता है वो सही नहीं होता है, साफ़ नहीं होता है। उसे हम पीने के लिए या अपने घरेलू उपयोग के लिए या फिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसा वाटर है? सैलीन है, वो नमकीन पानी है, खारा पानी है। यू माइट हैव हेयर द फेमस लाइन ऑफ द पोएम Rhyme of the Ancient Marnier, written by S.T. Coleridge in 1798। तो आपने S.T. कॉलरिज द्वारा 1798 में एक लिखी गई उन्होंने एक कविता थी, जिस कविता का नाम था हमारा राइम ऑफ द एंशिएंट मैडनर। तो उसकी कुछ पंक्ति यहाँ पे दी है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। हर जगह जल ही जल, पानी के पीने के लिए कोई बूंद नहीं। वाटर वाटर एवरी जगह, पानी पानी हर जगह है, पर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पर पानी की ऐसी कोई बूंद, पानी पीने के लिए पानी की कोई बूंद नहीं है। Here the poet has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean। तो यहाँ कवि महासागर में हमारे भटके हुए जहाज़ों के, जो जहाज़ों में लोग रह रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कोई जहाज़ है, वो वहाँ हमारे ओशियन में, सागर में रास्ता भूल गया, भटक गया और उनके पास पानी नहीं है। पर देखो, पानी वहाँ सागर में तो पानी पानी है, तो वो पानी तो पी सकते हैं, पर वो नहीं पी सकते क्योंकि वो कैसा पानी है? खारा पानी है, सैलिन वाटर है। तो फिर yes, ocean play an important role in supplying of the water that we use.
Do you find this surprising? After all, water that we use is not salty. Many of you live in places far away from the ocean. Does the water supply in these places also depend on the ocean? How does the ocean water reach ponds, lakes, rivers, well? Which supply us water? How come the water from these sources is not saline anymore? तो फिर भी हम जो महासागर है उनका पानी पीने के, उनका पानी से हम अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए उनका पानी यूज़ करते हैं, पर वो पानी तो आपका खारा नहीं होता है, ठीक है। और देखो वो पानी, अब आप लोग कोई ओशियंस के नज़दीक तो हम रह नहीं रहे, ओशियंस हमसे कहीं बहुत दूर है, तो वहाँ से हमारे घरों तक हमारे पास पानी कैसे पहुँचता है? उन ओशियन से हैंडपम्प में, कुएं में उतनी दूर से पानी कैसे पहुंचेगा? और जो पानी हम मिल रहा है वो तो खारा नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है? तो अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। वाटर साइकिल मतलब जल चक्र, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर मतलब जल के विलुप्त होने की युक्ति। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? आपने बहुत बार देखा होगा कि ज़मीन में पानी गिरा होता है और वो कुछ टाइम बाद सूख जाता है, वो डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। पानी गिरा और सूख गया, तो पानी गया कहाँ? Water from wet road, rooftops and few other places disappear after the rains. तो जैसे छतों पे, ठीक है, या फिर कपड़ों पे, जो कपड़े गीले हुए होते हैं उनमें कुछ टाइम बाद पानी खुद ब खुद क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। तो वो पानी जाता कहाँ है? तो चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा हमने कि अगर हम वाटर को बहुत उबाल रहे थे, ठीक है, इन विच वाटर विथ साल्ट डिजॉल्व इट वॉज हीटेड, व्हाट डू वी फाइंड? हमने चैप्टर 5 में एक एक्टिविटी करी थी, जब हम चैप्टर 5 में और 6 में भी आप कर चुके। आप पानी में नमक मिलाया आपने और उसे बहुत उबाला, ठीक है, वो उबालते गया, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो बर्तन में सिर्फ नमक रहता है, पानी कहाँ चले जाता है हमारा? उसमें से पानी क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है, पानी का वाष्पन हो जाता है। तो ये पानी को अत्यधिक गर्म करने से या सूर्य की रोशनी से वो पानी का क्या कर देती है? सूर्य की रोशनी और हीट पानी का वाष्पोत्सर्जन या पानी का इवापोरेशन, वाष्पन कर देती है। तो इसी तरह आपने देखा होगा कि पानी का वाष्पन हो जाता है। इसी तरह जो हमारे रोड में, रूफ टॉप में अगर हम पानी ज़मीन में गिर जाता है तो ये सब क्या हो जाता है? इवापोरेशन टेक प्लेस। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे किस तरह इस फिगर 14.5 में इवापोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड, तो पानी का किस तरह इवापोरेशन हो रहा है आपकी, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स द्वारा पानी का, या आप कह सकते हैं पौधों द्वारा जल की क्षति, ठीक है, या फिर पौधों द्वारा जल की हानि। तो हमने अभी चैप्टर 7 में आप आगे को पढ़ेंगे, ठीक है, कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। प्लांट्स यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर दियर फूड, तो प्लांट भी पानी का यूज़ करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। Remaining part of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. और जैसे जितना पौधों को ज़रूरत थी उन्होंने उतने पानी का यूज करके भोजन बनाया। अब जो उनके बॉडी के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर पानी है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, तो वो उसे क्या कर देता है? एयर में ट्रांसपायरेशन कर देता है, उसका वाष्पोत्सर्जन कर देता है। तो देखो पौधे क्या करते हैं? पानी का वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। और जो नॉर्मल हमारी एक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? इवापोरेशन, वाष्पन, जो कि सूर्य की रोशनी या फिर हीट के द्वारा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे बादल, क्लाउड्स हमें दिखाए हैं, तो क्लाउड कैसे बनते हैं? Many droplets of water come together to form a large sized drops of water. Some drops of water become so heavy that they begin to fall
these falling water drops what we are called rain. In special condition, it also fall as hail or snow. Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms cloud and then come back to the ground as the rain, hail or snow. The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface. तो जो हमारा कंडेंसेशन होता है, ठीक है, कंडेंसेशन पृथ्वी को, जैसे पृथ्वी से जो हमारा पानी हमारा डिसअपेयर हो रहा है, ये तो हम इवापोरेशन कह रहे हैं, पर पृथ्वी में जो वापस पानी आता है हम उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पानी पुनः पृथ्वी पर आता है। तो ये कैसे होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाओगे, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर, तो वहाँ क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, वहाँ का तापमान कम हो जाता है। एंड सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम सो कूल दैट वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस एंड टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स। तो जितने आप ऊपर जाते हो वहाँ आपको क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, और ऊपर जो उठती है हमारी वायु, जो एयर ऊपर उठ रही है वो ठंडी हो जाती है, और इतनी ठंडी हो जाती है कि वो जलवाष्प बनकर छोटी छोटी बूंदें देने लगती है जल की, ठीक है, पानी की छोटी छोटी बूंदें देती हैं। तो जिन छोटी छोटी टीनी बूंद्स को हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, कि ये जो टीनी टीनी बूंदें होती हैं इन्हें हम पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स, यही जो छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ये वायु में तैरती हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जब ये वायु में तैरती हैं ऊपर, तो ये हमें बादल के रूप में दिखती हैं। तो जो ऊपर वायु ठंडी हो जा रही है और वो पानी की छोटी छोटी बूंदें बन रही है और वो वायु के ऊपर ही तैर रही हैं, तो इसलिए वो नीचे से हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा बहुत बार जब बारिश होती है, ठीक है, तो जब वहाँ ऊपर हमारी बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, बहुत सारे वो आपस में मिक्स हो जाते हैं मिलकर, ठीक है, ये सब मिलकर आपस में क्या करते हैं, जब यहाँ वहाँ से वो ऊपर से पानी की बूंदें कुछ नीचे गिरने लगते, तो हम क्या कहते हैं, बारिश हो गई, ठीक है। तो वो जो बूंदें हैं वो नीचे गिरती हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। कभी कभी ये बारिश के बजाय क्या होता है, बड़े बड़े हेल, ओले गिरते हैं, बर्फ़ गिरती है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब उन हमारे ड्रॉपलेट्स की वजह से, उस वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इवापोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू, और जैसे इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू पानी पृथ्वी से ऊपर जाता है आसमान में, ठीक है, और आसमान से नीचे कैसे आता है, हमारी कंडेंसेशन की प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट है बैक टू द ओशियन, पुनः महासागरों की ओर जाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ? ऑलमोस्ट ऑल लैंड surface are above the level of ocean. Most of the water that falls on the land as rain and snow goes back to the ocean. This happens in many ways. तो वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के बर्फ़ और बहुत सारी बारिश के रूप में पृथ्वी के अलग अलग भागों में पानी आता है, ठीक है। तो जो हमारे ज़मीन होती है, वो जो ओशियंस होते हैं, उनका लेवल हमारा क्या होता है, ऊंचा होता है। हमारा लेवल पृथ्वी का लैंड का लेवल, जो हमारा समतल भूमि है, इसका लेवल ओशियन के लेवल से ऊपर होता है। तो हमारा सब चीज़ अप टू डाउन जाती है, तो इसलिए लैंड से हर चीज़ हमारी डाउन, मतलब ओशियंस की ओर जाती है, ठीक है। या फिर जैसे आप देखो, आप कहीं आपके वहाँ बारिश होती है, तो बारिश होती है तो देखो इतना सारा पानी आता है, तो वो सारा पानी कहाँ जाता है, अप टू डाउन। तो जैसे आपका मकान ऊंचाई वाले क्षेत्र में, ठीक है, आपके वहाँ छत से पानी बह रहा है, वो पानी भी कहाँ जा रहा है, हमारा डाउन। तो वो नालियों के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू वो कहाँ जाता है, गार गधेरों में या फिर नदियों में। तो इस तरह पानी कैसे जा रहा है, हमारा नदियों में या फिर झीलों में। तो इस तरह पानी जो हमारा ऊपर से आ रहा है वो सब कहाँ चले जा रहा है, वापस नदियों में जा रहा है। अब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ भी पिघलती है, तो पिघल कर
बर्फ़ पिघलकर पानी देती है, और वो पानी किस तरह झरनों से नदियों के रूप में हम नदियों में पानी आता है कहाँ से? जो बर्फ़ है वो पिघलती है, पिघलकर पानी देती है, और वही पानी नदियों के थ्रू हमारा एक नदी से दूसरी नदी, दूसरी नदी से तीसरी नदी, तो इस तरह पानी का एक कनेक्शन होता है। The rainwater also fill up the lakes pond. A part of rainwater get absorbed by the ground and seem disappear in the soil. तो इस तरह जो रेन वाटर होता है, वर्षा का जल होता है, वो लेक, तालाबों को, पॉन्ड को, इन सबको भर देता है, और कुछ हिस्सा हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, मिट्टी में डिसअपेयर हो जाता है, और उसी मिट्टी से बाद में वो मिट्टी से वो एयर के थ्रू, इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन के थ्रू वापस से क्या होता है, ऊपर चले जाता है। अब जैसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है जो वाटर बरसात के टाइम पे मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है। जैसे हैंडपम्प है, हैंडपम्प से पानी कैसे आता है, ट्यूबवेल से पानी कैसे आता है, क्योंकि मिट्टी पानी सोख लेती है। तो इस तरह हैंडपम्प और ट्यूबवेल मिट्टी से पानी को सोखते हैं, तो इस तरह हमें पानी मिलता है। तो वाटर साइकिल, आपने इससे पहले हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। किस तरह, देखो वाटर है, वाटर का इवापोरेशन हुआ, बादल बने, और वो वापस से हमें ऊपर से क्या देने हैं, फिर से वापस से और नीचे गिर के कंडेंसेशन होके फिर वापस से ये वाटर साइकिल हमारा चलता रहता है। तो इस तरह वाटर साइकिल का कंटिन्यूअस चलने की वजह से हमें पानी मिलते रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इफ इट रेन्स हैविली। अगर भारी वर्षा हो तो क्या होगा? द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ अलग अलग भागों में अलग अलग बारिश की मात्रा होती है, ठीक है। जैसे अभी आप अभी दिल्ली में हो, तो दिल्ली में बारिश ज़रूरी नहीं है कि जितनी बारिश आप अभी चलो गांव में हो, उत्तराखंड में हो, ठीक है, उत्तराखंड में जितनी बारिश हो रही है उतनी ही बारिश दिल्ली में हो रही हो, ऐसा नहीं होता है। दोनों जगह बारिश की अलग अलग मात्रा होती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल्स अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। हमारे भारत में बहुत सारी बारिश तब होती है मानसून के सीजन में। रेन्स ब्रिंग रिलीफ एक्सपेशली आफ्टर हॉट समर डेज। तो रेन्स हमें क्या देती है, बारिश हमें राहत देती है उस गर्मी भरी धूप से। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून। तो बहुत सारे फसलों को बोने के लिए हमारा मानसून का इंतज़ार किया जाता है कि मानसून आएगा, बारिश होगी और हम फिर फसलें बोएंगे। हाउएवर एक्सीज ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स। ये भी है कि बहुत ज़्यादा बारिश की मात्रा होने से क्या हो जाएगा, हमें खतरा हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर साइकिल का आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या कहते हैं, हमारे घर, गाय, बैल, सब चीज़ें डूब जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश आने से भी हमारा बहुत सारा नुकसान होता है, बाढ़ आने की संभावना होती है, लोगों के घर डूब जाते हैं, बहुत सारा डैमेज होता है। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हैं जिससे सभी लोग फैमिलियर हैं। व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और अगर क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हो रही, तो आप सभी को पता है अगर बारिश हद से ज़्यादा हो जाती है तब भी दिक्कत है। अगर बारिश हद से ज़्यादा हो गई तो डूबने के खतरा है, खेती खराब हो जाती है, लोगों के मकान डूब जाते हैं, लोग खुद डूब जाते हैं, आधी तूफान आने लगती है। अत्यधिक बारिश से सारा हमारी रोडें खराब हो जाती हैं, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से संपर्क टूट जाते हैं। तो इस तरह अत्यधिक बारिश भी खराब है। और अगर बारिश ही ना हो, आपको 5-6 मंथ तक बारिश नहीं हो रही है, तब क्या हो रहा है, तब पानी की किल्लत बढ़ जाती है। बारिश नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा, पानी की किल्लत बढ़ जाती है, खेत सूख जाते हैं, पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि लोग एक दूसरे को मारने पे आ जाते हैं, इतनी सारी लंबी लाइनें लगती है। तो आप सभी लोग फैमिलियर होंगे इन सारे रीज़न से। तो नेक्स्ट है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। तो हम वाटर का संरक्षण कैसे करें? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो हमारी इस पृथ्वी पर
पानी तो बहुत सारा है, महासागर में है, सागरों में है, समुद्रों में है, पर उस सारे पानी का सिर्फ थोड़ा सा ही भाग लोगों के लिए अवेलेबल है कि वो उसे यूज कर सके, जो कि प्योरीफाई है। क्योंकि आप खारा पानी तो पी नहीं सकते। हम पानी कौन सा पीते हैं? ग्राउंड लेवल का, जो मिट्टी द्वारा पानी स्टोर किया जाता है या फिर जो रिवर्स द्वारा स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो खारा नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमारी स्नो बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ पिघल के जो पानी देती है वो भी खारा नहीं होता है। तो इस तरह हम तो पानी ग्राउंड लेवल का या फिर नदियों का यूज़ करते हैं, तो वो पानी तो बहुत कम है। अब हम यहाँ से आप सागर, महासागर तो जाओगे नहीं पानी लेने, तो अगर आपका बहुत टाइम तक बारिश ही नहीं हो तो आप पानी को कैसे करोगे? तो इसलिए हमें पानी का कंजर्वेशन, संरक्षण करना चाहिए। आपको बहुत सारी टैंक्स बनानी चाहिए, उनमें पानी स्टोर करना चाहिए, और पानी का अपने डेली लाइफ में लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि आप हद से ज़्यादा पानी का वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं रॉफ टू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किस तरह लोग अपनी छत पर का जो पानी होता है उसे क्या करते हैं, किस तरह उसका संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा का जल का संरक्षण। रेन वाटर, बारिश वाले पानी का किस तरह संरक्षण करते हैं? तो बारिश वाले पानी का सभी लोग संरक्षण करते हैं। ठीक है, जैसा आप लोगों की छत है, जिनकी सीमेंटेड छत होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी छत को थोड़ी ऊंची बनाते हैं, उसमें चारों ओर से बाउंड्री करते हैं ताकि आपका छत में पानी स्टोर हो, और उसे पाइप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। और जिनके छत सीमेंटेड छत नहीं होते हैं, रूफ वाले नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, जो अपने जो पानी होता है, पानी को वो बकेट्स में, आप बाहर पे बकेट रख देते हो तो पानी को उस तरह उन बकेट्स में कलेक्ट करते हैं। या फिर वो लोग करते हैं एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है, उसमें वो पानी का स्टोरेज करते हैं। तो इस तरह स्टोरेज की बहुत सारी मेथड है। तो यहाँ पे देख सकते हो हेयर 2 टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहला टेक्निक है हमारा रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये अभी छतों द्वारा मैंने आपको जो बताया रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इसमें किस तरह आपका पानी का संरक्षण किया जाता है। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स एंड दैट कलेक्ट रेन वाटर। और दूसरा तरीका क्या है कि पानी को आप सीधे, जो हमारी रोड है, रोडों के किनारे से जो पानी सीधे गधेरों में जाते हैं, तो उस तरह भी आप पानी को कलेक्ट कर सकते हो। तो कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के: क्लाउड्स, कंडेंसेशन, ड्राउट, एवापोरेशन, फ्लड, ग्राउंड वाटर, हेल। हेल मतलब होते हैं ओले, जो बड़े बड़े ओले, ओले ओले कहते हैं आप जिसे, उसे क्या कहते हैं, हेल। ओशियन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्नो, वाटर वेपर एंड वाटर साइकिल। तो समरी में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या बताया है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वो तो बहुत जरूरी है। अब बिना पानी के आप क्या करोगे? आप बिना पानी के खाना बना सकते हो? नहीं। बिना पानी के आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी। जिस तरह हमारे जीने के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, बिना सांस लिए आप बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो पहला है हमारा फिलअप। फिलअप तो इजी, आप इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ड्यू टू इवापोरेशन। आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में बताना है कि ये जो हमारे स्टेटमेंट है, ये कंडेंसेशन बता रहे हैं या इवापोरेशन बता रहे हैं। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, आपको इनमें से बताना है कौन कंडेंसेशन के लिए और कौन इवापोरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है ट्रू एंड फॉल्स। तो ये भी अभी आप इस चैप्टर से इजीली कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज यू वांट टू ड्राई यूर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर अंगेठी एंड हीटर हेल्प। तो जैसे आपको अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म बहुत जल्दी सुखानी है, तो आप क्या करते हो, कभी कभी उसे हीटर या फिर अंगेठी के वहाँ पे रख देते हो। तो ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि देखो, अगर हम उसे हीटर या अंगेठी के वहाँ पे रखें तो हीटर से हमें क्या मिल रही, हीट मिल रही। तो वो हीट क्या कर रही है, उस वाटर का, जो उस कपड़े में पानी है उसका इवापोरेशन कर रही है। तो इस तरह कपड़े जल्दी सूखते हैं। टेक आउट अ कोल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन टेबल। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड इट।
तो अपने फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से आप एक ठंडी सी बोतल लाओ और उसे बाहर पे रख दो, बहुत ठंडी सी, और कुछ टाइम बाद देखो कि वो उसमें आपको पानी की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कंडेंसेशन की वजह से। तो इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप देख सकते हैं, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं? तो ये अभी हमने पढ़ाया था आपको। और क्योंकि जैसे जैसे हमारा पृथ्वी से ऊपर की ओर कोई चीज़ जाती है तो वहाँ ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो जिस तरह वहाँ क्या होता है, ठंडा होता है, और छोटी छोटी जो वायु की बूंदें हैं वो ऊपर पे सरफेस पे एकत्रित हो जाती हैं। तो वो जो हमें यहाँ से टीनी टीनी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो बादल के रूप में दिखाई देती हैं। When does drought occur? Drought मतलब सूखा। तो सूखा कब पड़ता है? तो सूखा कब पड़ता है? जब बहुत लंबे पीरियड तक बारिश ही नहीं होगी तो सूखा पड़ता है। तो जिनको फिलअप अपने चेक करने हैं वो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलअप यहाँ पर तक हैं आपके, चेक कर सकते हैं। और इसके बाद जो स्टेटमेंट थे, कौन किसको प्रेफर कर रहा है, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, एंड देन आफ्टर ट्रू एंड फॉल्स। तो इसी तरह आप देखो 8th में आपको किस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 बादल बनते हैं, यह आपको लिखा है, आप इससे लिख सकते हैं। और सूखा क्यों पड़ता है? इफ़ इट डज नॉट रेन फ्रॉम 1 to 2 years, अगर 1-2 साल तक बारिश ही ना हो, ठीक, तो जो मिट्टी होती है वो वाटर का लूज, मिट्टी में भी पानी नहीं होता है, और मिट्टी फिर इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन भी नहीं होता, जिस प्रोसेस से वाटर साइकिल भी हमारी चलना बंद हो जाती है। तो इस तरीके से वाटर का क्या होता है, सूखा पड़ता है पानी की किल्लत की वजह से। तो इस चैप्टर में आपने पानी के बारे में पढ़ा होगा। तो अब आप लोगों को, बहुत से बच्चे जो पानी का वेस्ट करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पानी को आपको जितना हो सके उसको कंजर्व करना चाहिए और लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे आपका 1 बाल्टी से काम हो रहा है वहाँ पे 1 ही बाल्टी यूज़ करिए, ये नहीं कि आप वहाँ पे 2 बाल्टी का पानी का वेस्ट कर रहे हैं।